जी हाँ दोस्तों, अंजलि की जिंदगी एक गहरा फरेब बन चुकी थी। हर रात जब दुनिया सोती, उसके बेडरूम की दीवारें उसके गुनाहों की गवाह बनती। बेखौफ होकर अपने प्रेमी और घर में बुलाती है और उसे बिस्तर पर अपनी हसरतें पूरा करती है। जहाँ उसे अपने पति के साथ होना चाहिए वो, लेकिन इस अभ्यासी और धोखे के बीच एक चीज थी जो अंजलि को अंदर ही अंदर खटकती रहती थी। उसके बीमार और बिस्तर से लगी सांस दिन रात उसे बेबस औरत की तमन्नादारी करना अंजलि के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। उसकी झुंझाहट और नफरत धीरे धीरे एक खौफनाक जुनून में बदल गई दोस्तों, और फिर उसने उस आखिरी रुकावट को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अपनी सास की जान लेने के बाद भी अंजलि के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह वापस उसी कमरे में आई और अपने प्रेमी के बाहों में लेट गई, मानो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। उसे लगा कि अब वह पूरी तरह आजाद है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि खौफ का असली खेल तो अभी आधी रात को शुरू होने वाला है। उस रात उस घर की बंद दीवारों के पीछे जो दस्तावेज लिखी गई थी, उसने इस गुनाह का जो खौफनाक अंजाम हुआ वह किसी भी की रूह कपा देगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ यूं ही होती है। अंजलि एक ऐसी औरत है जिसकी बेपनाह खूबसूरती के पीछे हसरतों और वासना की एक गहरी खान छिपी थी। उसका पति सुरेश काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में रहता था और इसी दूरी से अंजलि की जिंदगी में जो खालीपन पैदा किया उसने खतरनाक मोड़ ले लिया। इस खूनपन को भरने के लिए उसने अपने कॉलेज के जूनियर दर्पण को चुना। दर्पण अब सिर्फ उसका प्रेमी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे स्याही और गहरा राज बन चुका था। जब भी मौका मिलता रात के खामोश अंधेरे में अंजलि उसे अपने घर बुला लेती और बंद दरवाजे में पीछे दोनों बेहोश होकर इस नाजायज रिश्ते की जहरी हदें पार कर देती। लेकिन अंजलि की प्यास किसी अंतहीनी कुएं की तरह थी दोस्तों। दिन पे दिन उसकी चाहते इतनी हावी होती जा रही थी कि दर्पण का साथ उसे भी कम लगने लगा था। आज रात भी दर्पण उसे बिस्तर तक आना चाहता था, लेकिन अंजलि ने उसे मना कर दिया। फिर भी उस रात के सन्नाटे में दोनों को फोन पर गुपसुप हो रहा था और हसरतें अपनी हवा देती रहती थी। दूसरी तरफ घर का माहौल अंजलि की रंगीन दुनिया से बिल्कुल। उसका एक छोटा बेटा बीमार, सास और ससुर बलवंत मौजूद थे। सास की हालत इतनी जंजर थी कि उनका शरीर बस बिस्तर का ही एक हिस्सा था। अंजलि को उस बेबस बुढ़िया की सख्त चिढ़ी थी। उनकी देखभाल करना उसे अपने ऊपर एक बदनुमा बोझ लगता था। इसी के चलते चलते दोस्तों उसने रीना नाम की एक क्रिकेट को मतलब नौकरानी को काम पर रख लेता है और ससुर बलवंत की हालत भी कुछ खास नहीं थी। उनकी एक आंख की रोशनी जा चुकी थी और उन्हें ठीक से सुनाई भी नहीं देता था। लेकिन अपनी पत्नी के लिए उनका प्यार इतना गहरा था दोस्तों कि अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भी वह एक साय की तरह हमेशा उस बीमार औरत के सिहराने जमे रहते थे। एक तरफ बीमारी और एक तरफ बेबसी साया मंडरा रहा था, तो दूसरी तरफ अंजलि इन सबसे पूरी तरह बेपरवाह हुई और उसका दिल और दिमाग से दर्पण के खुमार में डूबा था। कभी वॉइस कॉल तो कभी वीडियो कॉल। उसका पूरा वजूद सिर्फ अपने हवस और एक छलावे में जी रहा था। शादी के शुरुआती दिनों में अंजलि ने एक आज्ञाकारी बहू होने का दिखावा बखूबी से निभाया था, लेकिन जल्द ही यह सब उसे एक बोझ लगने लगा दोस्तों। शादी से पहले उसकी अपनी एक आजाद जिंदगी थी। दम घोटी पर चार दीवारों में कैद होकर जी रही है। उसकी इस घुटन को एक रात तब और हवा मिल गई जब क्रिकेट रीना अपनी तनख्वाह लेने रीना से बताया कि उसे कुछ दिनों के लिए गाँव जाना होगा। अंजलि ने पैसे तो दे दिए किसी न किसी कारण से, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग सन्न पड़ गया। रीना के जाने के मतलब था कि उस बीमार और बेबस सास की सारी गंदगी अब उसे खुद साफ करनी पड़ेगी। अगले ही दिन अंजलि का यह खौफ सच साबित हुआ। जब वह और उसके ससुर बलवंत मिलकर बीमार औरत की सफाई कर रहे थे तो कमरे में फैली उस सड़ावत और बदबू की अंजलि से पेट से मरोड़ पैदा कर दिया। उसे इतनी भयंकर उपाय आई कि उस दिन उसके ठीक खाना न खाया और नफरत और गुस्से से उसका खून खोलने लगा। उसे लगने लगा कि वह एक ऐसे सड़े हुए दलदल में फंस गई है जहां से वो निकल नहीं सकती है। इसी झटपटाहट से बचने के लिए उसने अपने छोटे बेटों को मायके भेजने का फैसला लिया। जैसे ही उसने यह बात फोन पर दर्पण को बताई, दर्पण की आंखों में हवस की चमक और गहरी हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि घर में जितने कम लोग रहेंगे हमारी रातें उतनी बेखौफ और रंगीन होगी। सन्नाटे में हम एक दूसरे और के करीब होंगे। और उसके बाद सुनकर अंजलि के होठों पर भी एक कामुक शांति मुस्कुराहट तैयार हो गई। अगली ही सुबह अंजलि अपने बेटे को छोड़ने के लिए घर से बाहर निकली। रास्ते में नुक्कड़ पर दर्पण अपने दोस्त के साथ खड़ा था। एक ने तंज कसते हुए कहा कि अंजलि में तो गजब की आग है। लोग कहते हैं कि उसकी कोई भी रात सुनी नहीं हो जाती, उसके कई मर्दों से रिश्ते हैं। तभी दूसरे दोस्त ने आग में घी डालते हुए कहा कि मैंने तो खुद एक आदमी को रात में अंधेरे में आम के पेड़ पे चढ़ते हुए और उसके सहारे घर की छत पर चढ़ते हुए देखा है। यह सुनते ही दर्पण के दिमाग की नसें फटने लगती है और जलन और
और गुस्से से पागल होकर वह अपने ही दोस्तों से हाथापाई कर लेता है। मामला बिगड़ के देख दोस्त ने उसे घसीटकर किनारे किया और समझाया कि इन फालतू बातों पर ध्यान न दे, बात तो यहीं खत्म हो गई। लेकिन दर्पण के दिलों में शक जो जहरीला बीज बोया था वो अब खामोशी से अपनी जड़ें जामने लगा था। सच तो यह था दोस्तों कि उस दोस्त को अंजलि और दर्पण के इस नाजायज रिश्ते की भनक शुरू हो गई थी। उस रात जब सन्नाटा गहरा अंजलि के दर्पण को अपने बिस्तर पर खींचने के लिए फोन मिलाया। इस बार दर्पण अकेला नहीं हुआ, उसी दोस्त को अपने साथ लाया। उसने दोस्तों को बाहर पहरे पर खड़ा किया और हिदायत की कि अगर कोई आहट हो तो फौरन इशारा कर देना। अंजलि ने पीछे का दरवाजा पहले से ही खोल रखा था। दर्पण दबे पांव सीधा ऊपर बेडरूम में दाखिल हुआ, जहां अंजलि हुस्न और हवस का जाल बिछाए उसका इंतजार कर रही थी। उसने दर्पण को अपनी ओर खींचा और फिर उस बंद कमरे में गर्माहट से सारी हदें पार कर दी। लेकिन उस जिस्मानी खेल के बाद भी दोस्तों अंजलि की आंखों में खौफनाक प्यास और बेचैनी साफ साफ दिख रही थी, जो कभी शांत नहीं होती थी। तभी दर्पण की नाक में एक अजीब सी सड़ान टकराई। उसने नाक सिकोड़ते हुए पूछा कि यह कैसी बदबू आ रही है। अंजलि की आवाज में एक अजीब सी चिढ़ी और नफरत थी। बाई छुट्टी पर है और मुझे उस बुढ़िया की गंदगी साफ करनी पड़ रही है। उसके पास से इतनी सड़ी हुई गंदी आती है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। फिर अंजलि की नजरें दर्पण पर टिक गई। उसकी आवाज अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। जिस हालात में मेरी सास है वो बस एक जिंदा लाश है, बहुत ही तकलीफ में है। वो क्यों ना हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर दें। अगर वह रास्ते से हट गए तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। और वैसे ही उसने मरने के बाद मेरा ससुर भी उस सदमे में ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। अंजलि के इन खौफनाक इरादों को सुनकर पल के लिए दर्पण की रूह कांप गई। लेकिन अंजलि के हुस्न और अंधे मोह ने उसको हर डर और जमीन पर पर्दा डाल दिया। हवस इंसान को किस कदर हैवान बना देता है दोस्तों, दर्पण उसका जीता जागता सबूत है। उसने अपना सिर हाँ में हाँ मिलाया और आधी रात का वक्त था। मौत के साय की तरफ वह दोनों दबे पांव सास के कमरे में घुसे। अंजलि ने बेहरामी से एक कपड़ा उठाया और उस बेबस बिस्तर बड़ी बुढ़िया की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट कर कस दिया। उस जुर्म की सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उस वक्त सास की आंखें खुली थी। वह पूरी तरह होश में थी। वह अपनी मौत को अपने सामने खड़ा देख रही, लेकिन उसका जंजर शरीर हिल तक नहीं सकता था। हवस और नफरत का वो मंजर इतना खौफनाक था दोस्तों, और अमामनी की इंसानियत भी खौफनाक हो जाए। उस बेबस औरत की आंखों से लाचारी एक आंसू बह रहे थे। अपने आखिर पलों में वह अपने पति को मदद के लिए पुकारना तो दूर, एक नजर देख तक नहीं पाई। कुछ देर बाद भयानक तड़प और छटपटाहट के बाद उसका शरीर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उस घिनौने कृत्य को अंजाम देने के बाद अंजलि वापस अपने कमरे में लौटी। जब उसने आईने में अपना अक्स देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसके अंदर कहीं न कहीं एक हल्का सा पछतावा था, लेकिन हवस और आजादी के उस अंधी चाहत ने उसकी बची खुची इंसानियत को भी निगल लिया। उसने खुद को संभाला और अपने चेहरे के खौफ के बाद मिटाते हुए दर्पण के फुसफुसा कर कहा कि सुबह होते ही मैं रोना पीटना शुरू कर दूंगी। सबको लगेगा कि बीमारी की वजह से सासू की मौत हो गई। किसी को हम पर जरा भी शक नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल अंजलि के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस कपड़े से उसने अपना सास की जान ली थी वह तो वहीं छूट गया, कमरे में ही छूट गया। घबराहट में वह वापस उस मनसून कमरे की तरफ भागी, लेकिन बिस्तर के पास वह कपड़ा कहीं नहीं था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह दबे पांव ससुर के कमरे तक गई। वहां पर बलवंत गहरी नींद में सो रहा था। अंजलि ने खुद को तसल्ली दी कि वहां बुढ़ा इंसान तो बहारा है, उसे क्या ही पता चलेगा। उसने मान लिया कि शायद हड़बड़ी में वह खुद ही उस कपड़े को कहीं रखकर भूल गई। इस खौफ और दिमागी तनाव को दबाने के लिए अंजलि वापस अपने बेडरूम में आए और खुद को पूरी तरह से दर्पण के हवाले कर दिया। मौत के उस खौफनाक साय और एक लाश के ठीक नीचे हुए दोनों एक बाहर फिर अपनी उसी रंगीन दुनिया में डूब गए दोस्त। जब उनका यह खेल खत्म हुआ तब रात काफी गहरी हो चुकी थी। किसी को शक भी नहीं हो रहा था। इसलिए अंजलि ने दर्पण को फौरन घर से बाहर जाने का कहा, लेकिन जैसे ही वे पिछले दरवाजे तक पहुंचे उनके होश उड़ गए। दरवाजा बाहर से लॉक था। घबराहट में वे दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ भागने के लिए निकले, लेकिन बाहर से वो बंद किया जा चुका था। अब अंजलि को यह महसूस होने लगा था कि वे एक भयानक जाल में फंस चुके हैं। खौफ के मारे अंजलि सीढ़ियों की तरफ भागी, लेकिन तभी ऊपर से एक भारी दरवाजा सीधा उसके सिर पर आ गिरा। वह दर्द से चीखते हुए नीचे गिरी। उसका सिर फट चुका था। उसकी चीख सुनकर दर्पण पागलों की तरह
तरह उसे बचाने दौड़ा, लेकिन उस गुपचुप अंधेरे में किसी ने उस पर भी एक जानलेवा हमला कर दिया। अब दोनों खून से सने बुरी तरह जख्मी हालात में एक कोने में बेबस पड़े थे। मौत अब उनके सिर पर खड़ी। अंजलि की फटी हुई आंखें अब समझ चुकी थी कि घर में कोई तो है जो दोनों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। तभी खौफनाक सन्नाटे और अंधेरे को चीरते हुए वो चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ससुर बलवंत था। उस काली रात का सच तो कुछ और ही था दोस्तों। जब अंजलि दर्पण उस बेबस सास की जान ले रहे थे, तभी बलवंत की नींद टूट चुकी थी। वह अपनी पत्नी की हालत देखने के लिए उस कमरे में पहुंचा, पर तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। अपनी जीवन संगनी की बेजान लाश देखकर वह बुढ़ा इंसान अंदर से टूट गया था। उस खामोश अंधेरे में बिलक बिलक कर रोने लगा, अपने छलकते हुए आंसुओं के साथ। जब वह यह महसूस खबर अंजलि को देने के लिए उसके कमरे की तरफ बढ़ा तो दरवाजे के पास पहुंचते ही उसके कदम ठिक गए। अंदर से ही अंजलि की आवाज आ रही थी। घर के उस मुर्दा सन्नाटे बलवंत के कानों में वो सब सुन लिया था। उसकी दुनिया के उजाड़ने के लिए काफी। जब अंजलि और दर्पण वह कपड़ा ढूंढने कमरे में से बाहर निकले तो बलवंत दबे पांव अंजलि के कमरे से उसे जानना था कि वह अनजान आदमी कौन। तभी उसका नजर अंजलि के बिस्तर पर पड़ी। मैनफोर्स के पैकेट पर पड़ी उस एक चीज से सारा पर्दाफाश कर दिया। बलवंत की आंखों के सामने पूरी खौफनाक तस्वीर साफ हो गई दोस्तों। अंजलि का घिनौना नाजायज रिश्ता और उसी हवस की खातिर उसकी पत्नी का कत्ल। खून के आंसू पीते हुए बलवंत ने हत्या वाला कपड़ा उठाया और अपने कमरे में जाकर गहरी नींद सोने के नाटक करने लगा। उन दोनों के कमरे में जाते ही उसने कांपते हाथों से अपने बेटे सुरेश को फोन मिलाया। सारी हकीकत बताते हुए उसने सुरेश को सुबह होते तक पहुंचने का हुक्म दिया। घर पे जल्दी आओ। लेकिन बलवंत ने पुलिस को फोन नहीं किया, क्योंकि अब उसने सीने में इंसाफ की नहीं बल्कि इंतकाम की आग धधक रही थी। उसी बदले की आग में जलते हुए बलवंत ने अपने ही घर को उन दोनों के लिए खौफनाक जाल में तदबीर कर दिया था। अब उन्हें बेरहमी से मौत के घाट उतार रहा था। खून से लथपथ दर्पण के दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि किसी भी तरह इस मौत के घर से जिंदा बाहर निकलना। लेकिन अंजलि, जिसका अमीर पूरी तरह मर चुकी थी, उसने दर्पण को रोकते हुए कहा कि अगर हम यहाँ से जिंदा भाग भी गए तो वहाँ बुढ़ा हमें छोड़ेगा नहीं। वह हमारा सारा सच जान चुका है, सीधा पुलिस के पास जाएगा। अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हमें बलवंत को भी खत्म करना होगा। दर्पण अंदर ही अंदर कांप रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वह हवस के किस खौफनाक और जानलेवा दलदल में फंस चुका है। दूसरी तरफ अंधेरे में छिपा बलवंत इन दोनों की खौफनाक साजिश सुन रहा था। गुस्से और इंतकाम की आग में उसका खून खौल रहा था। अंजलि उसे ढूंढने के लिए हाथ में एक लाइटर लेकर निकली, लेकिन बलवंत ने पहले ही उस चिराग के साथ मौत का खेल कर दिया था। जैसे ही अंजलि ने उसे उठाया और जोरदार धमाके के साथ उसके ही हाथ में फट गया। आंखें लटपटों ने अंजलि का एक हाथ बुरी तरह झुलझा दिया और वह दर्द से चीख उठी। वहीं पर उस खौफनाक रात का एक दर्दनाक सामने आया सच। बलवंत ने अपनी बीमार पत्नी के बिस्तर के पास एक इमरजेंसी बटन लगा रखा था। जब अंजलि और दर्पण बेचारी की मौत के घाट उतार रहे थे, तभी अपनी आखिरी सांसों में लड़ते हुए उस बुढ़िया ने कांपते हाथों से वह बटन दबा दिया। उसी अलार्म ने बलवंत को जगाया था और वह अपनी पत्नी की आखिरी पुकार सुनकर वहां पहुंचा था। दर्द से बिलखते हुए अंजलि और दर्पण ने बलवंत को पकड़ने का जाल बिछाया। इस बार बलवंत ने उनके जाल में फंस गया। अंजलि ने पीछे से बलवंत के सिर पर जोरदार प्रहार किया। वह बेहोशी होकर गिर पड़ा। जैसे ही अंजलि ने घसीटने लगी, बलवंत को होश आ गया। मौका पाकर बलवंत फिर से छुपने का कामयाब रहा। इस चूहे बिल्ली की खेल से तंग आकर अंजलि ने अपने कुर्ता और रिश्ते की सारी हदें पार कर दी। उसने मिट्टी के तेल का डिब्बा उठाया और पागलों की तरह चिल्लाई कि अगर तू सामने नहीं आया तो मैं अपनी तेरी बीबी की लाश को यहीं जला दूंगी। छुप मत, वरना राख होने के बाद तेरी बीबी की आत्मा की भी शांति नहीं मिलेगी। अपनी मृत पत्नी की लाश के साथ बेबदी बलवंत बर्दाश्त नहीं कर सका। वह फौरन अपने छुपते हुए चेहरे की जगह से बाहर आ गया। अंजलि और दर्पण जानवरों की तरह उस पर टूट पड़े और उसे बेरहमी से पीटने लगे। खून से लथपथ बलवंत आखिर दम तक मार खाता रहा। तभी अचानक बलवंत के अंदर जैसे कोई आसुरी शक्ति आ गई। उसने पूरी ताकत से दर्पण के पैर पर एक करारा वार किया और उसे दूर झटक दिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ से अंजलि की तरफ बढ़ाए और अपनी उंगलियां उसकी आंखों में बुरी तरह चुभा दिया। उनकी चीखों के बीच बलवंत वहां से भागा और एक कमरे में खुद को बंद करके सीधा पुलिस को फोन मिला दिया। उसने पुलिस को सारी हकीकत बताया। उधर अंजलि किसी तरह उस कमरे तक पहुंची। फोन की कॉल हिस्ट्री देखते हुए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब पुलिस के आने से पहले बलवंत की लाश गिराना जरूरी था। बदहवास होकर दर्पण से कहा कि बाहर
तुम्हारा जो दोस्त पहरा दे रहे हैं उसे फौरन अंदर बुलाओ। दर पर घबराया और वो अंदर कैसे आएगा? घर से सारे दरवाजे तो लॉक है। अंजलि की आंखों में सातिर और खौफनाक चमक आ गई। उससे कहो कि पीछे वाले आम के पेड़ के सहारे छत से अंदर आ जाएं। अंजलि के मुंह से निकलने इन शब्दों से दर्पण का दिमाग में किसी बम की तरह धमाका कर दिया। कुछ ही पल में भर से उसे अपने दोस्तों को वो ताने याद आ गए। उसका सारा भ्रम शीशे की तरह टूट गया और बिखर गया। वह अंजलि का इकलौता प्यार नहीं था, बल्कि उसकी हवस और जरूरतों को पूरा करने वाला। और बलवंत अब कोई चारा बूढ़ा नहीं, बल्कि एक खूंखार शिकारी बन चुका था। उसने जमीन पर पहले ही तेल बिछा रखा था। दोस्त का पैर बुरी तरह फिसला और वह औंधे मुंह जमीन पर आ गिरा। इससे पहले कि वह संभल पाता, बलवंत ने एक भारी वार से उसका सिर कुचल दिया। उसकी वही मौत हो गई। यह खौफनाक मंजर देखकर अंजलि की रूह कांप गई।